Hello student, this is the last chapter of history. The chapter number 11th, the name is the National Movement. In this chapter, we discuss about the growth of nationalism in India, the Indian National Congress, as well as we discuss about the rise of extremists, All Indian Muslim Leagues, revolutionary movement, incident of Jallianwala Bagh, Khilafat movement, Simon Commission, Civil Disobedience Movement, Quit India Movement 1942. Means in this chapter we discuss about the history of the national movement or freedom movement. The time frame of this chapter. Student, in this chapter we discuss about the 1880 to 1920 century. Means we discuss about the starting establishment of the Indian National Congress to independence of India. Basically in this chapter we discuss the three big movement: non-cooperation movement, civil disobedience movement and the Quit India movement 1942. Then let us start. First topic of this chapter, the growth of national movement. We have already studied in the previous chapter as to how the Indian economy was ruled by the different revenue policy and the influence of British good in India. British as the captures of Nawabs and other rulers kingdoms. मीन्स हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में देखा किस तरीके से जो रेवेन्यू पॉलिसी था, एक तरह से इंडिया जो बिजनेस, ट्रेड एंड द फार्मिंग सिस्टम को टोटली रूल कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ साथ ब्रिटिश ने कुछ ऐसे पॉलिसी बनाई जिससे कि जो लोकल्स रूलर्स थे उनके जो किंगडम्स को इन्होंने कैप्चर कर लिया, जिससे कि इंडियन के जो अंदर एक तरह से ब्रिटिश अगेंस्ट हो जाते हैं इंडियंस। इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मूवमेंट मीन्स इंडियंस के अगेंस्ट किस तरीके से नेशनलिज्म फीलिंग होता है, कैसे इंडियंस एक होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके डिफरेंट रीजन है, इसको वन बाय वन पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट देयर आर डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स, यानी देयर आर द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858 had the declared that India will be appointed a high post on the basis of their merit, not on the basis of color, gender, caste, etc. But it is not implemented. In 1886, Surendranath Banerjee passed ICS examination, but he was not given his higher position. He took up his case, and after the intervention of the Queen, was appointed as assistant collector in 1871. यानी कहने का मतलब ब्रिटिश जो थे एक तरह से वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे जॉब में, यानी वो अपने हायर पोस्ट को हायर करते थे, बट अदर जो इंडियंस उनको लोअर पोस्ट देते थे। पर क्वीन विक्टोरिया जो 1858 में जब इंडियन गवर्नमेंट को वो ऑथराइज करती हैं तो वो डिक्लेयर करती हैं कि इंडियंस को भी हायर पोस्ट मौका दिया जाएगा, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। बट 1886 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जब ICS एग्जामिनेशन पास करते हैं, इसके बाद भी उनको हायर पोजीशन नहीं मिलता है, और आफ्टर दैट इंटरवेंशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ही ऑल्सो अपॉइंटेड। और उसके बाद जब क्वीन विक्टोरिया को अपील करते हैं, उनके इंटरफेयर के बाद 1871 में उनको असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में उनको जॉब मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ द discrimination also create a against the of India. पॉलिसी एडोप्टेड बाय लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कुछ समय कुछ ऐसे पॉलिसी एडोप्ट करते हैं जो भी एक तरह से रीजंस होता है इंडियन में नेशनलिज्म फीलिंग को क्रिएट करने में, स्पेशली अर्लीस्ट 19th सेंचुरी में। देयर आर द पॉलिसी एडोप्टेड बाय लॉर्ड लिटन: reduction of the maximum age limit for the ICS exam. Lord Lytton, Viceroy of India, brought it down a acceptable age for the appearing in the ICS exam from 20 to 18, making difficulty for Indian to compete for it. यानी लॉर्ड लिटन ने जो एज है एग्जाम का उसको कम कर देते हैं 21 to 18, और ये एक तरह से इंडियंस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। पासिंग ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878. This act allowed the government to confiscate the assets of newspaper who publish anything considered as
ऑब्जेक्टेबल बाय ब्रिटिश। यानी देखा जाए तो एक नया एक्ट पास होता है और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को राइट मिल जाता है किसी भी न्यूज़पेपर को वो एक तरह से बैन कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को वो जब्त कर सकते हैं। इस तरीके से भी इसके अगेंस्ट भी इंडियंस हो जाते हैं और इसके कारण ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक तरह से एक फीलिंग क्रिएट होता है इंडियंस के माइंड में। आर्म एक्ट, इट्स प्रोविडेड इंडियंस कैरिंग ऑफ पॉसिंग्स आर्म्स, यानी इस आर्म एक्ट के थ्रू भी इंडियंस को किसी प्रकार के आर्म्स रखने का राइट रोक दिया जाता है, जिससे भी इंडियंस ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते हैं। इल्बर्ट बिल, दिस बिल enabled the Indian judge to take up the trial of Europeans, but is led to strong opposition by the British and European, and government was forced to withdraw. It again led to the restatement and among the educated क्लासेस। यानी इस बिल के थ्रू एक हुआ था कि इंडियन भी जज भी यूरोपियन के केस को देख सकते हैं, बट इसका स्ट्रांग ऑपोजिशन होता है, जिससे कि इंडिया में जो एजुकेटेड क्लास होता है यानी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाते हैं। देन स्टूडेंट, इस तरीके से हम देखते हैं कि अर्लीस्ट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं और इससे कि इंडियंस जो है एक तरह से ब्रिटिश के अगेंस्ट होने लगते हैं, स्पेशली जो एजुकेटेड क्लास होते हैं वो। और इसी का इफेक्ट होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एस्टैब्लिश टाइम इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। There a number of associations were formed after the revolt of 1857 with the aim of the promoting national awakening among the people of India. Most of these associations were formed by the English educated professionals. Some of the important political associations formed were the East India Association, London, formed by the Dadabhai Naroji, Pune Sarvajanik Sabha by the Justice Ranade, Indian Association Calcutta by Subramaniam Iyer, and the Bombay Presidency Association by Firoz Shah Mehta and Baruddin तैयब जी। यानी देखा जाए तो आफ्टर 1857 के बाद बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म होते हैं जिसको कि अभी हमने डिस्क्राइब किया, जिसमें कि एक नाम आप दे सकते हैं पूना सार्वजनिक सभा बाई जस्टिस रानाडे, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता बाई सार्वजनिक सुब्रमण्यम अय्यर। इस तरीके से अदर्स डिफरेंट पार्ट में या फॉरेन में भी डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म फीलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसी का नतीजा होता है कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम एंड ही गेव द डिफिनेट शेप टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल इंडियन कैरेक्टर्स। यानी इंग्लिश पर्सन होते हैं A.O. ह्यूम, ये सिविल सर्वेंट होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, वो जो जितने भी डिफरेंट जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे उनको एक करते हैं और एक यूनिफाइड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का शेप देते हैं। इन 1885 ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म अंडर हिज गाइडेंस एंड इट वाज presided over by W.C. Banerjee, a barrister from Calcutta, and the first session of held at the गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। यानी A.O. ह्यूम के एडवाइस के थ्रू 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश होते हैं। इसके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट होते हैं W.C. बनर्जी, और इसका फर्स्ट सेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे में होता है। अदर मेंबर्स ऑफ दैट टाइम There are the who attend the Congress were the other members. The who attend were the Dadabhai Naroji, Ramesh Chandra Datta, Firoz Shah Mehta, S. Subramaniam Iyer, and Gopal Ganesh Agarkar and other Baruddin Taiwezi. यानी different other members भी थे जो कांग्रेस को ज्वाइन किए। Then student, I repeat again this paragraph, which is the figure of the first session of the Indian National Congress. The Indian National Congress established in 1885 by the advice of a English servant person A.O. Hume, and its first meeting presided by W.C. Banerjee and Mumbai, in that time Bombay. Objectives of the Indian National Congress. The President of Indian National Congress stated the objective as, यानी स्टार्टिंग टाइम में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, कुछ एम्स थे। We discuss about in this paragraph. There are the first, the promote friendship among the people for every part of India who were the sincerely devoted to the case of nationalism. यानी सबसे पहले तो नेशनलिज्म जो फीलिंग है उसको क्रिएट करना है और लोगों के बीच में एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड, enhance the promote the feeling of unity among the all Indian without distinction
ऑफ कास्ट रीजन एंड द रीजन, और साथ साथ लोगों के अंदर एक यूनिटी यानी एकता की भावना को फीलिंग करना है, और जो कास्ट रिलीजन और जो रीजन्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट, formulated and deliberated on demands of the Indian and to present them before the गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके सामने इंडियन के जो डिमांड है उसको रखना है। यानी स्टार्टिंग टाइम में यदि हम लोग कांग्रेस की जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे वो इंडिपेंडेंस नहीं था। स्टार्टिंग टाइम में कांग्रेस ये चाहती थी कि नेशनलिज्म फीलिंग क्रिएट हो और साथ साथ इंडियन के जो डिमांड है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा करे। डिमांड ऑफ द नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टार्टिंग टाइम में क्या डिमांड था हम लोग इसको देखेंगे। देयर आर टू होल्ड द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंडिया एज वेल एज टू इंक्रीज द एज ऑफ लिमिट ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन फॉर हायर पोस्ट। यानी देखा जाए जो इंडियन सिविल सर्विस था यानी ICS का जो एग्जाम होता था वो इंडिया में कंडक्ट कराया जाए तथा साथ साथ उसके एज को भी बढ़ाया जाए। सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द प्रेस एज पार्ट ऑफ सिविल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच गवर्नमेंट को देना चाहिए एंड प्रेस को फ्री करना चाहिए। रिड्यूक्शन ऑफ हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफ द गवर्नमेंट, जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं उनके नंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस समय के होते थे उनमें बढ़ाना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी सेपरेट जुडिशरी सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जो अर्लीस्ट टाइम में था ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो कांग्रेस थी वो डिमांड करती थी लोगों के राइट्स को, बट उस समय वो इंडिपेंडेंट यानी स्वराज की डिमांड नहीं करती थी। इसको ध्यान रखिए कि अर्लीस्ट टाइम में कांग्रेस का जो मेथड था वो एपिजियम था, यानी वो डिमांड करती थी, वो डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स मांगती थी, नॉट कि वो इंडिपेंडेंस मांगती थी। और इस अर्लीस्ट टाइम को मॉडरेट एज के नाम से भी जाना जाता है। मॉडरेट एज इसलिए कहा जाता है कि इस समय जो था वो कोई बड़ी मूवमेंट उन्होंने कोई स्टार्ट नहीं किया, वो बस इस तरह से एपीज करती थी और तरह से डिमांड करती थी। देखा जाए तो दस द कांग्रेस स्टार्टेड फंक्शनिंग एंड द ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1885 विथ वेरी modest objective. The earliest period of Indian National Congress 1885 to 1905 the called the moderate space of the Congress, and the moderate leader tried to create the national consciousness and the raise of the public opinion against the British imperialism. They created a common platform from the national struggle. Then student is the first video of this chapter. This is the very long chapter, not possible the one video the complete of whole chapter. That's why next other video we discuss about the other important fact of this chapter, means of the rise of nationalism. Then thank you.